हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आर्मी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी बुक विज्ञान के चैप्टर 1 में दिए गए अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले मैं इस चैप्टर के ऊपर कंप्लीट एक पूरी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक या ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पर जो खाद्य है इसका अर्थ होता है खाना। यानी आप देखोगे चाहे वो पौधे हों, चाहे जंतु हों, चाहे मनुष्य हों यानी इंसान हो, उन सबको खाने की जरूरत होती है। पौधे कैसे खाते हैं? वो अपना प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना बनाते हैं जो कि ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है। वो उसी का यूज़ करते हैं वृद्धि के लिए अपनी। दूसरा, मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य या तो फल फ्रूट खाएंगे, साग सब्जी खाएंगे या फिर मांस खाते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो जानवर होते हैं वो भी अन्य जानवरों का शिकार करते हैं या फिर घास फूस खाते हैं। तो यहाँ पर सभी जीव हैं, उनको खाने की आवश्यकता हो रही है। तो ये क्यों हो रही है, यही हमसे सवाल पूछा गया है कि आखिरकार सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। तो सबसे पहले हम बहुत सारे कारण देंगे नीचे, उसके लिए लिख देंगे निम्न कारणों से होती है। तो पहला कारण है कार्य करने हेतु ऊर्जा के लिए। देखिए, जब भी आप कोई काम करते हो तो आपको बहुत जल्दी भूख लगाती है। वो भूख किस लिए लगाती है? इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास जो ऊर्जा थी शरीर में वो कम हो गई है। आपको उसको दोबारा रिस्टोर करने के लिए आपको खाने की जरूरत है। खाने से आपको ऊर्जा मिलेगी, आप दोबारा काम करने लायक हो जाओगे। दूसरा, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए। तो देखिए, एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बड़ा वयस्क तक जब आदमी बनता है मनुष्य, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है बढ़ने के लिए? खाना, जो कि पौष्टिक होना चाहिए। और पौष्टिक खाना होगा तो उसके अंदर सभी पौष्टिक तत्व होंगे और उसका विकास भी अच्छे से होगा। तो शरीर के विकास और वृद्धि एवं विकास के लिए भी क्या है, जो खाना है बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तीसरा, क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत के लिए। कभी भी हमें कोई चोट लग जाती है तो वो ठीक कैसे होती है? आपने देखा होगा कि कभी आपको चोट लगी हुई होती है तो आपकी मम्मी बोलती है कि आपको खाना अच्छे से खाना है ताकि जल्दी जल्दी आप ठीक हो जाओ। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस खाने के अंदर ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपकी चोट को सही जल्दी से सही कर देते हैं। आपका जो घाव हो जाता है जल्दी से भर जाता है। तो क्षतिग्रस्त जो अंग हैं यानी जो टूट फूट गए हैं अंग, उनकी मरम्मत के लिए भी हमें खाने की आवश्यकता होती है। और चौथा है स्वस्थ स्वास्थ्य एवं रोगों से लड़ने के लिए। ठीक है। तो जो बच्चे पौष्टिक आहार खाते हैं, ठीक है, पौष्टिक खाना खाते हैं, वो बीमार नहीं पड़ते हैं। और जिनको खाना कम मिलता है या फिर बहुत ही ज़्यादा अल्प आहार करते हैं, वो बीमार जल्दी हो जाते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है कि हमें पौष्टिक खाना खाना है और बीमार नहीं होना है। तो जो स्वास्थ्य है उसको भी सुरक्षित रखने के लिए, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी हमें और रोगों से लड़ने के लिए भी क्या है, खाद्य की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये सारी सामान्य बातें हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं। तो जब भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि हमें खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है या फिर जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है, तो आपको यही 4 पॉइंट लिखने हैं। आप अपनी तरफ से भी और भी पॉइंट ऐड करके इसमें लिख सकते हो। जैसे कार्य करने के लिए, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत के लिए, साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं रोगों से लड़ने के लिए। अब पूछा गया है परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर बताइए। तो देखिए, ये अंतर बताना है कि परजीवी क्या होता है, मृतजीवी क्या होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में आपको एक बॉक्स बना लेना है इस तरह से, और एक तरफ लिखना है परजीवी, दूसरी तरफ मृतजीवी। देखिए, मृतजीवी से ही पता चल रहा है यहाँ पर क्या है, ऐसे जीव जो कि मृत से संबंधित है यानी जो मरे हुए होते हैं उनसे संबंधित है। और परजीवी मतलब जो दूसरे के ऊपर, दूसरे किसी और जीव से संबंधित है। तो चैप्टर को आपने पढ़ा होगा तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि परजीवी भी क्या होते हैं, मृतजीवी क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमें वही बताना है। तो परजीवी अपने भोजन एवं आवास के लिए अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं। आश्रित मतलब डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। वो दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं और उन्हीं के ऊपर रहते हैं। उदाहरण के लिए हमने क्या देखा था, अमरवेल का एक पौधा देखा था जो कि एक पेड़ के ऊपर पसरा हुआ था। अमरवेल कैसी होती है? लंबी लंबी सी होती है, पीले पीले रंग की, जैसे सेवियाँ होती हैं ना, आपने सेवियाँ खाई होगी, वो पीली पीली सी होती हैं। ये थोड़ी सी वैसी होती है लेकिन काफ़ी बड़ी होती है, फैली होती है पूरे पेड़ पर। तो ये जिस पेड़ पे फैली होती है उसी से अपना भोजन प्राप्त करती है, उसी पे रहती है। इसी तरह से आपने जूं जूं के बारे में सुना होगा जो कि बालों में रहते हैं। ठीक है। ये जूं भी होते हैं, हमारे बालों में रहकर क्या करते हैं, वहीं से पोषण प्राप्त करते हैं और उन्हीं में रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ जूं होते हैं और कुछ दिनों बाद अगर आप उनको नहीं निकालोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कैसे? क्योंकि वह हमारे शरीर से पोषण ले रहे हैं और अपनी वृद्धि कर रहे हैं, प्रजनन के द्वारा अपने ही जैसे अन्य जूं उत्पन्न करके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वो कुछ दिनों बाद।
ठीक है। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, शैम्पू करना पड़ता है, ठीक है। ये तीसरा और उदाहरण आप देख सकते हैं, जोंक। जोंक क्या होती है, आपने कभी देखा होगा किसी जानवर के ऊपर अचानक कोई छोटा सा एक जीव होता है, वो जिस जानवर पे भी या फिर इंसान पे कभी भी खाल पे लिपट के उसके चिपक कर क्या करता है, उसका खून चूस लेता है और खून उसके लिए खाना होता है। और अधिकतर ये जोंकें होती हैं, क्या करती हैं, जो जानवर होते हैं कभी किसी तालाब में जाते हैं तो उनके शरीर पे ही चिपक जाते हैं और उसी से खाना लेते रहते हैं, यानी कि खून चूसते रहते हैं और उन्हीं के शरीर पे रहते हैं। तो ये भी एक परजीवी का ही उदाहरण है। अब आते हैं मृतजीवी। मृतजीवी क्या होते हैं, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, मृत, मृत से संबंधित है, ठीक है, जो मृत जीवों के ऊपर रहते हों। जैसे मृतजीवी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये पदार्थ कैसे होते हैं, जैविक, यानी ऐसे होते हैं कि जब ये पदार्थ थे तो इनके पास पोषण था, लेकिन जब ये मृत हो जाते हैं या फिर विघटित होने लगते हैं यानी खत्म होने लगते हैं, तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जो इनके ऊपर आके बैठ जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। यानी जो दूसरे के ऊपर मृतजीवी कहते हैं, जो कि मृत जीवों के ऊपर जिंदा रहते हैं। उदाहरण के लिए कवक, ठीक है। कवक क्या होता है, आपने ब्रेड के बारे में सुना होगा, ठीक है। जो ब्रेड होता है वो ख़राब हो जाती है। क्यों ख़राब हो जाती है, काफ़ी दिन होने के बाद वो जो मैदे की बनी होती है वो मैदा धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। और जो कवक होता है ये हवा में तैर रहा होता है, तो जैसे ही ब्रेड के संपर्क में आता है तो वहाँ पर ये क्या करता है, उससे पोषण लेने लगता है और अपने ही जैसे अन्य जीव उत्पन्न करने लगता है। तो कुछ समय बाद क्या होता है कि हरा हरा पूरा ब्रेड हो जाता है, जो कि बदबू मारने लगता है। तो वहाँ पर ज़्यादातर कवक अपने ही जैसे अन्य जीव उत्पन्न कर लेते हैं, जो कि एक विघटित पदार्थ है। ये जो ब्रेड होता है ये विघटित पदार्थ होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये कवक भी क्या है, एक मृतजीवी का उदाहरण है। और प्लस छत्रक, जिसे हम मशरूम भी कहते हैं। मशरूम कहाँ पे उगता है, ज़्यादातर सड़ी गली जो चीज़ होती है वहाँ पे उगता है। पेड़ की जो टहनी होती है जो कि सड़ चुकी होती है उन पे उगता है। अब ये पेड़ की टहनी से कैसे प्राप्त करता है, देखिए, पेड़ की टहनी में भी, पेड़ में भी पोषण होता है। तो जब वो सड़ने लगती है तो बारिश के दिन में क्या होता है, ये उगाते हैं उस पेड़ की टहनी के पास, और जल तो इनको मिल ही जाता है जब बारिश होती है, प्लस में इनको जो पोषण चाहिए होता है वो पेड़ से मिल जाता है। तो ये छत्रक यानी मशरूम भी एक मृतजीवी का उदाहरण है। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको, जो परजीवी होते हैं वो अन्य जीवों से अपना भोजन आवास प्राप्त करते हैं, जो कि जिंदा हैं उनसे प्राप्त करते हैं, जबकि मृतजीवी ऐसे जीवों से प्राप्त करते हैं जो कि मृत हैं या विघटित हो रहे हैं। आपको इनके उदाहरण भी देने हैं, जैसे अमरवेल और जोंक बता सकते हो, और इधर कवक और छत्रक बता सकते हो। प्रश्न नंबर 3, इसमें क्या है कि आप पत्ती में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। देखिए, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च एक वह पदार्थ है जो कि पत्ती में पाया जाता है। अब ये उस पत्ती में पाया जाता है, ये हमें परीक्षण करना है। वैसे तो इसके लिए आपको एक पूरा का पूरा प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, लेकिन इसको आप थ्योरी में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो इसके अंदर आप ये लिख सकते हो कि पत्तियों पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालकर हम मंड की उपस्थिति का परीक्षण कर सकते हैं। आयोडीन विलयन क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये वो विलयन होता है जो कि मंड के संपर्क में आते ही गाढ़ा नीला हो जाता है, काला काला सा नीला हो जाता है, ठीक है, बहुत डार्क कलर का नीला होता है। तो जब हम इसको पत्तियों पर डालेंगे, ठीक है, जब पत्तियों पर आयोडीन के तनु विलयन की कुछ बूंदें डालते हैं तब आयोडीन के मंड के संपर्क में आने पर उस स्थान का रंग गहरा नीला हो जाता है। यानी जब हम पत्ती पर, अगर हमें पता करना है कि पत्ती में ये जो स्टार्च है वो है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पत्ती के ऊपर क्या डालेंगे, आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालेंगे। अगर उसका रंग गहरा नीला हो जाता है, ठीक है, तो है उसके अंदर, अन्यथा नहीं है। वैसे तो होता है। तो इसके लिए आपको स्कूल में प्रैक्टिकल वगैरह कराया जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी जो हरे पादप होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, किसके द्वारा, खाद्य संश्लेषण प्रक्रम द्वारा। ये हमें बताना है किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो इसका हमें संक्षिप्त विवरण देना है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं करना है आंसर को। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम बताएंगे कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण पत्तों में होता है, यानी जितने भी पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो अपना जो खाना बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं, पत्तों में बनाते हैं। यही उनकी क्या है, खाद्य फैक्ट्रियाँ कहलाती हैं। दूसरा है, पत्तों को खाद्य संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो हमें क्या क्या चाहिए कच्चे पदार्थ के रूप में, पहला हमें जल चाहिए, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल
और सूर्य के प्रकाश। तो क्या क्या चाहिए कच्चे पदार्थ के रूप में, वो हमने बता दिया। अब थर्ड पॉइंट में क्या बताएंगे, हम कंबाइन कर देंगे दोनों को कि कैसे बनता है ये। तो पादप जड़ों द्वारा मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थ, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने खाद्य का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के रूप में करते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो आपने कहीं कहीं ये जो कार्बोहाइड्रेट है, इस यहाँ पर आपने ग्लूकोज भी सुना होगा कि वो अपना खाना ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको, वो जो होता है वो ग्लूकोज का ही एक रूप है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का रूप क्या है, ग्लूकोज है। दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, आपकी बुक में कार्बोहाइड्रेट दिया गया है तो कार्बोहाइड्रेट ही आपको लिखना है, ग्लूकोज नहीं लिखना है। अगर इसको हम समीकरण में समझें तो कैसे समझेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो पौधों को मिल जाता है वायु से, और मिट्टी से क्या मिल जाता है, जल मिल जाता है, और सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं। और बनता किस रूप में है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। प्लस में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है मतलब निकलती है, जो कि अन्य जो जानवर और मनुष्य हैं वो उसको सांस के रूप में, अब श्वास के रूप में अपने जीवन के लिए लेते हैं उसको। ठीक है, तो ये पूरा जो क्वेश्चन हो गया उसका आंसर इस तरह से लिखा जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के लिए मूलभूत स्रोत हैं। देखिए, इस तरह क्वेश्चन वैसे तो पेपर में जल्दी आएगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आता भी है तो कैसे लिखना है। यहाँ पर क्या है, प्रवाह चित्र यानी एक डायग्राम बनाना है हमें। डायग्राम में क्या दिखाना है कि पादप भोजन के लिए मूलभूत स्रोत है, मतलब जितना भी कोई भी खाना खा रहा है उसका खाने का संबंध कहीं ना कहीं पौधों से, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर मैंने चित्र के साथ समझाया, आप चाहो तो सिर्फ नाम लिख सकते हो। जैसे ये जो कुछ पेड़ पौधे बताए गए हैं ये तो ज़मीन पे होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं। दूसरे घास फूस होते हैं, और तीसरे ये जो होते हैं ये समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। इन तीनों की श्रृंखला देखोगे तो ये ज़मीन पर हैं, ये ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में, और ये ज़मीन पानी के अंदर होते हैं। 3 तरह की घास मैंने ली है। ठीक है, ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है आगे की क्लासों में। तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी किसी भी पेड़ पौधे को एक जानवर खा रहा है, जैसे मान लिया हिरन खा रहा है यहाँ पर, तो हिरन को कौन खा रहा है, यहाँ पर बाघ खा जाएगा। ठीक है, तो बाघ का जो खाना है वो तो हिरन है, और हिरन का खाना क्या है, पेड़ पौधे हैं। अगर ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ये हिरन जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर हिरन जिंदा नहीं रह पाएगा तो शेर क्या खाएगा, शेर भी मर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बाघ जो है वो इस पौधे से भी संबंधित है। पौधे के बगैर ये बाघ भी जिंदा नहीं रह सकता। ये एक पूरी की पूरी चैन होती है जो कि सिर्फ पौधे से ही संभव है, पूरी हो सकती है। इसी तरह से ये घास फूस है, इसको टिड्डा मान लिया, इसने टिड्डे ने खाया, टिड्डा इस घास फूस से कुछ ना कुछ खाकर जिंदा रहता है, और इस टिड्डे को खाकर मेंढक जिंदा रहता है, और मेंढक को तो सांप खाता है। ठीक है, और सांप को ईगल खा जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर ये घास ना हो तो ये टिड्डा जिंदा नहीं रहेगा। टिड्डा जिंदा ना रहने का मतलब जो मेंढक खाता था उसका खाना छिन जाएगा, खाना नहीं बचेगा तो ये मेंढक भी मर जाएगा। मेंढक मर गया तो सांप भूखे मर जाएंगे। अगर सांप नहीं रहे तो गिद्ध भी किसको खाएगा, ईगल है वो किसी को खाएगा नहीं, तो ये पूरी चीज़ ये भी कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से जो समुद्र में छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको अन्य जीव खाते हैं, जैसे यहाँ पर बिच्छू दिखाया गया, और बिच्छू को छोटी छोटी मछलियाँ खा जाती हैं, और जो मछलियाँ होती हैं उनको बगुला खाता है। तो जो बगुला है वो अगर मछली नहीं होगी क्या खाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पौधे हैं ये मूलभूत स्रोत हैं खाने के। ठीक है, ये जो बगुला है ये कहीं ना कहीं भले ही मछली को खा रहा है, लेकिन मछली कहीं ना कहीं संबंधित है इन पौधों से। अगर ये पौधे नहीं होंगे तो अन्य जो जीव जंतु हैं ये नहीं होंगे, तो अगर ये नहीं होंगे तो आगे बगुला भी कुछ नहीं खा पाएगा। ठीक है, तो हम भी जो भी कुछ खाते हैं वो भी पौधों से ही संबंधित है। देखिए, हम क्या करते हैं, फल फ्रूट खाते हैं। आप कहोगे मैं तो शाकाहारी हूँ, तो फल फ्रूट खाते हो, लेकिन कुछ कहेंगे मैं तो मांसाहारी हूँ, मैं तो क्या करता हूँ, मछली खाता हूँ। तो मछली जो है वो भी यहाँ पर देखिए है, ये मछली जब भी जिंदा रह सकती है जब इसको अन्य छोटी छोटी मछलियाँ या जीव जंतु जो समुद्र या पानी में होते हैं वो खाने के लिए मिलेंगे, और वो जब भी हो सकते हैं जब वो पौधे होंगे जिनको वो मछलियाँ खाती हैं। ठीक है, तो ये पूरी चेन बनी हुई है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पादप होते हैं भोजन के लिए मूलभूत स्रोत हैं, उनके बगैर भोजन संभव है ही नहीं। तो पौधों की, इसीलिए हम कहते हैं कि पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। वो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, खाने के लिए हमें खाना भी दे रहे हैं। ठीक है, तो जो पृथ्वी पर जो पौधे हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अमूल्य संसाधन है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमें रिक्त स्थान यानी खाली स्थान को भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वाक्य लिखा गया है, वहाँ पर क्या आएगा वो बताना है बस।
तो यहाँ पर पहला है का कि क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। हमने दो देखे थे ना, जो खाद्य बनाते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, एक होते हैं विषमपोषी जो दूसरों से लेते हैं। तो पौधे जो हैं वो स्वपोषी क्योंकि वो खुद अपना भोजन बना रहे हैं। दूसरा है पादपों द्वारा संश्लेषण खाद्य का भंडारण, ठीक है। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किसके रूप में होता है, तो हमने क्या देखा था कि जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा बच जाता है। एक्स्ट्रा बचने का मतलब आप जब खाना आपके घर में बनता होगा तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से ही बनने के बाद खाया जाता होगा, वो बच जाता होगा। तो उसको मम्मी क्या करती है, बाद के लिए रख लेती है कि अगर बाद में भूख लगेगी बच्चे को तो दे देंगे, या किसी को भी लगेगी तो उसको दे देंगे। इसी तरह से पौधे भी एक्स्ट्रा भोजन होता है वो अपना स्टार्च यानी मंड के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर, स्टार्च या मंड, ठीक है। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, संग्रहित मतलब इकट्ठी की जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए वर्णक क्या होता है, यहाँ पर वो चीज़ जो कि सौर ऊर्जा को संग्रहित कर रही है यानी इकट्ठा कर रही है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो सूर्य की ऊर्जा को क्या करती है, केमिकल ऊर्जा में बदल देती है, तो वो है हमारा क्लोरोफिल। और यही वो चीज़ है जो कि मनुष्य या किसी भी अन्य जंतु में नहीं पाई जाती है, ये सिर्फ पौधों में पाई जाती है। इसी वजह से पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। अब घ है कि प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा किसका उत्पादन करते हैं, ये ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उससे क्या करते हैं, अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी करते हैं, और उसके बाद जो निकलता है वो क्या निकलता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट प्लस में ऑक्सीजन। तो हमें गैसों के बारे में लिखना है। यहाँ पर आएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन जो होता है उसको छोड़ते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसके अंदर कहा गया है कि निम्न कथनों से संबंध परिभाषित शब्द बताइए। यानी हमें एक परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा किस शब्द को बताती है वो हमें बताना है। तो पहली परिभाषा क्या दी गई है, पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। तो हमें बताना है कि वह कौन सा पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप है। पीत का मतलब आप समझ जाइए, सबसे पहले ये एक पर्यायवाची शब्द है पीला का, पीला रंग जो होता है उसका पर्यायवाची शब्द होता है एक पीत, ठीक है। तो यानी पीला और दुर्बल तने वाला, दुर्बल मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर तना होता है। ऐसा कौन सा पादप है जो कि दुर्बल तने वाला होता है, परजीवी है। तो ऐसा एक ही पादप हमने पढ़ा था बुक के अंदर, वो है अमरवेल का पादप, ठीक है, जो कि परजीवी है, पीला भी होता है वो, ठीक है। हमने देखा था ना सेवियाँ जैसी होती हैं वैसा ही लंबा लंबा सा होता है, पीला होता है, और दूसरे पौधे पर ये हमेशा रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अमरवेल। दूसरा है कि एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। देखिए ये प्रणाली हमने देखी थी घटपर्णी पादप में, जिसे हम कहते हैं पिचर पादप। ये जो पिचर पादप होता है घड़े की आकार का होता है, इस वजह से इसको घटपर्णी पादप कहते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो घटपर्णी पादप होता है, इसके जो घड़े होते हैं जो कि एक पत्ती का ही एक्सपेंडेड भाग होता है, पत्ती ही क्या होती है इस तरह से बन जाती है कि जिससे कि वो अन्य कीटों को खा सके। अब ये अन्य कीटों को क्यों खाता है, जबकि ये खुद हरा होता है। हरा होने की वजह से क्या है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होती है, यानी अपना भोजन तो बनाता है, लेकिन ये फिर दूसरे पादपों को क्यों खाता है, वो इसलिए क्योंकि इसको कुछ अन्य ऊर्जा की जरूरत होती है जो कि इसको ज़मीन से नहीं मिल पाती है, जैसे कि प्रोटीन और नाइट्रोजन। ये अन्य जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, ये उनको पकड़कर इसकी पूर्ति करता है। इसी वजह से ये स्वपोषी भी होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है, खाना भी बना रहा है। विषम पोषण इसलिए है ये क्योंकि ये दूसरे जीवों को पकड़कर खा रहा है, ठीक है, मांसभक्षी भी है ये। तो इस तरह की जो दोनों ही विशेषता हैं वो किसमें पाई जा रही हैं, हमारी घटपर्णी पादप में। अब तीसरा क्वेश्चन है बेरंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैस का आदान प्रदान यानी विनिमय होता है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पर बता दिया गया कि वे रंध्र ही होते हैं, और रंध्र को इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान मतलब जो वायुमंडल में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये पत्तों में होते हैं स्टोमेटा, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होने पर क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन होती है उसको बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इनकी यूज़ में आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने तोड़कर प्रकाश संश्लेषण दोनों क्या कर दिया, उसको ऑक्सीजन में परिवर्तित कर दिया, और ऑक्सीजन जो होती है उसका यूज़ हम करते हैं। तो देखिए चित्र में आपको दिखाया गया है कि ये है हमारी पत्ती,
इस पत्ती को आप जूम करोगे तो इस तरह से आपको कई सारे स्टोमेटा दिखेंगे, उसमें से एक दिखाया गया है, ये होता है स्टोमेटा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो बीच में होता है इसी को स्टोमेटा कहते हैं, यानी रंध्री द्वार कहते हैं। और आगे ये साइड साइड में होती है इसकी द्वार कोशिकाएं होती हैं, इनको गाढ़ कोशिकाएं कहते हैं, यानी ये इसकी रक्षा करती हैं, ठीक है। ये जो रंध्र होता है इसको खोलने में, बंद करने में इसकी सहायता करती हैं। तो यहाँ पर जो रंध्र होते हैं वही क्या होते हैं, स्टोमेटा इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। पहले का हमारा हो गया अमरबेल, दूसरे का घटपर्णी पादप और तीसरे का रंध्र। 8वें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है। बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर एमसीक्यू की तरह आपको क्या करना है, टिक मार्क खेलना है। तो पहला क्या दिया गया है कि अमरबेल उदाहरण है, किसका अमरबेल उदाहरण है, एक परजीवी का उदाहरण है। सीधा हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो सही है। दूसरा है कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप, अभी हमने इसी के बारे में पढ़ा था, वो कौन सा है, घटपर्णी यानी पिचर पादप, ठीक है। ये क्या करता है, कीड़ों को पकड़ता है और अपना भोजन बनाता है। अब देखिए 9 क्वेश्चन में क्या करना है हमें कि कॉलम ए में दिए गए शब्द का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से आते हैं, एग्जाम में मिलान वाले आते ही आते हैं, मिलान वाले, खालिस्तान वाले, और क्वेश्चन तो अलग से आती है, ठीक है। खालिस्तान और मिलान तो आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें ए में जो दिए गए हैं ये कुछ नाम, उनको बी से मिलाना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है हमारा पत्ती से, क्योंकि पत्ती में होता है क्लोरोफिल, तो ये यहाँ आ जाएगा। नाइट्रोजन किस में होता है, नाइट्रोजन एक जीवाणु होता है, जीवाणु से संबंधित है। क्यों, ये जीवाणु हमने पढ़ा था राइजोबियम के बारे में, जो कि फलीदार पौधों की जो जड़ें होती हैं उनमें रहता है, और ये नाइट्रोजन को क्या करता है, घोल देता है मिट्टी के अंदर, जिससे पौधे उसका यूज़ कर सकें, ठीक है। अमरबेल क्या है, एक परपोषित है, नहीं परजीवी है जो दूसरे जीवों को ऊपर रहता है, ठीक है। अमरबेल परजीवी है। कीटभक्षी हमने पढ़ा था अभी, घटपर्णी होता है, और जंतु क्या है, परपोषित है, जो दूसरों को पोषण देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलाना नहीं है, आपको आंसर पता चल गया, लेकिन मिलाते समय आपको गुचड़ पुचड़ नहीं करनी है। इसमें क्या होगा, समझ नहीं आ रहा कि किसका आंसर कौन सा है, तो आपको लिखते समय कैसे लिखना है आंसर, आपको सीधा सामने सामने उसका आंसर लिखना है। जैसे कॉलम ए में जो दिया गया है क्लोरोफिल, इसका आंसर जो होगा बिल्कुल आपको उसके सामने लिखना है। जैसे यहाँ पर फोर्थ आंसर था, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फोर्थ डाल के पत्ती लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर कॉलम बी आएगा, ये सही कर लेना। और यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जीवाणु से संबंधित था, तो इसको 1 कर दिया। अमरबेल क्या है, परजीवी है, तो यहाँ पर सामने कर दिया। और जंतु परपोषित होते हैं, और कीटभक्षी जो होता है वो घटपर्णी पादप होता है। तो सामने सामने आपको लिखना है, ऐसा नहीं है कि इस तरह से आप जब कर दोगे ना, इसमें कोई गुचड़ पुचड़ हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता क्या है, तो इसमें आपके नंबर कटते हैं और टीचर्स को भी चेक करने में दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, एकदम सीधा सीधा साफ साफ करके लिखना है। तो देखिए 10वें क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है, यानी जो कथन दिए गए हैं वो कथन सत्य हैं तो आपको सत्य लिखना है, अगर असत्य हैं तो असत्य लिखना है। तो यहाँ पर हम सत्य के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे, राइट का मार्क्स, और जो गलत होगा उसके लिए हम रॉन्ग, इस तरह से कांटा मार देंगे। तो पहला पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, नहीं, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, मुक्त नहीं होती, मुक्त तो ऑक्सीजन होती है। तो कथन तो बिल्कुल गलत है, तो हम यहाँ पर कांटा मार देंगे। दूसरा है ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं, नहीं, वो स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि स्वयं अपना खाना बना रहे हैं, तो ये भी गलत है। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन में जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो क्या उसमें प्रोटीन नहीं बनता है, बिल्कुल सही है, उसमें प्रोटीन नहीं बनता है, उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिसे ग्लूकोज भी कहते हैं। तो ये वाक्य तो एकदम सही है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम राइट टिक लगाएंगे, ठीक है, यानी सत्य है ये। फिर है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरण मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, यानी बदल जाना, यानी जो सौर ऊर्जा होती है, सूर्य से जो ऊर्जा मिल रही है वो किस में बदल रही है, रासायनिक ऊर्जा में। तो ये बिल्कुल सत्य है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, ये सही आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। तो पहला हमारा गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा सही है और चौथा भी सही है। तो देखिए यहाँ पे भी एमसीक्यू जैसा ही दिया गया है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, यानी कह रहा है कि वह पादप का कौन सा भाग है, हमें भाग बताना है जिसके द्वारा जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो वायु से क्या ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो हमने क्या पढ़ा था, प्रकाश संश्लेषण में जो वायु से
पौधे का कौन सा भाग होता है वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो वो होता है पत्ती। लेकिन पत्ती में क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, जो कि छोटे छोटे रंध्र होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा पत्ती नहीं है, तो हमारा क्या आएगा, रंध्र आएगा, जिसे स्टोमेटा भी कहते हैं। अब 12वां क्वेश्चन हमारे क्या है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है, तो देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के दोबारा पूछ लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी लिखा है, यानी हमें सीधा सीधा ये बताना है कि भाई कौन से पौधे का वो भाग है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ली जा रही है। यहाँ पर रंध्र था, पत्ती नहीं था, तो हमने रंध्र पे लगा दिया। अब यहाँ पर पत्तियाँ दे रखा है तो हम पत्तियों पे लगा देते हैं। ठीक है, पुष्प तो होता ही नहीं है, जड़ तो जमीन में होती है और तना भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो भी पत्तियाँ आएगा। ठीक है, तो पहले का हमारा रंध्र हो गया, दूसरे का पत्तियाँ हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो होते हैं ख़त्म। वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके या कमेंट में बता सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली जो वीडियो है आप तक पहले पहुँचे।